रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से आती दिखाई दे रही थे। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थे कि अचानक ब्रेक लगने की आवाज आई। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पर जाकर टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जहां तक वहां जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताता हुआ वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगाकर उसकी बातें सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन करना तो था ही। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ। कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की गाड़ी। किराए की तभी करते हैं जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाएं, और सबने एक ही जगह पर हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है भी, या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने मुझे वहां की सीधा फोटोज दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थीं और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी कहा कि वहां एक बार होकर आऊं। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठकर सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं पर रुककर पेट पूजा कर ले जाए। हाईवे पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पर सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर थोड़ा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे हम। रास्ते में और भी कुछ अच्छी जगह आने वाली थी, शशांक को पता था, सो वो वहां से होकर जाने वाला था। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सभी लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसके पहले ही एक सूचना मिल जाती है, एक एहसास मिल जाता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से, जो भगवान में आस्था रखते थे। वो इस बात को ज़रूर मानते थे। ये मैंने बहुत बार सुना है, कुछ होने से पहले हम सतर्क रहें, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा पहले ही लग जाता है। लेकिन हमने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी, तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाकर लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा ये सो कर ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था,
लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से शशांक ने कुछ और जगह देखने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रहे थे। मैं अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो रहा था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पर लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक शशांक ने ब्रेक्स लगाए। मेरा सिर सीट से जा टकराया। क्या हुआ रे शशांक? पगले, मेरा सिर फूट जाता। क्या जरूरत थी जोर से ब्रेक्स लगाने की? शाम होने से हेडलाइट चालू थे। सामने एक औरत आती हुई दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते के एक गांव तक लिफ्ट मांगे। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते हैं इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब, मेरी मदद करो। मेरी बच्ची घर में अकेले है, उसको देखने वाला कोई नहीं। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी। अब वापस जाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगे। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम सबको हजम नहीं हो रहे थे। वो औरत गाड़ी के सामने आकर बैठ गई। रो के मदद की भीख मांग रहे थे। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शशांक के साथ बिठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी, आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है ना। वैसे ये सब शहर में होता है। तो वो बोली, भैया, ज़रूरत है इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते से पैदल ही जाते हैं। ये नया रास्ता नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रहे थे और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और हम इन सब चीज़ों की इन्हें आदत हो गई है। गाड़ी चल ही रहे थे। हम सब उसकी बातों में भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास ही में है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और ख़ास बात ये थी कि हम उसको गांव का नाम भी नहीं पूछे थे। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालेगी। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में रोक दी। हम पैर दर्द का बहाना बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते हुए दिखा। तभी झाड़ियों में से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सबके पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमको देखा, अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद से रास्ता भटक गए हैं। काफ़ी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो आया ही नहीं, और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए उसने उनको बाबा कहा। कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारे गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। हम भी पास में गए। अब हम सबकी नींद उड़ गई।
क्योंकि वहां पर कोई औरत नहीं थे। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा, वहां कोई औरत नहीं थे। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिले थे? तो राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली, तो मदद चाहिए बोलकर रो रहे थे, तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन हम बस घूम रहे थे, उसका गांव पास भी था, तो बोल तो रही थी कि पास था, लेकिन उसका गांव तो आया नहीं और ना ही हमारा। और गाड़ी रुकते ही वो खुद से गायब हो गई, शायद उतर कर चली गई। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सिर के ऊपर घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो और कोई नहीं, यहाँ से आते जाते लोगों की जो मौतें मोड़ पर होती हैं वो ही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सब शायद पहुँच नहीं पाओगे अपनी मंजिल तक। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र कर कर आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेकर गया। वहाँ एक झोपड़ी थी, वहाँ आग भी चल रहे थे। हम एकदम सदमे में थे, क्या हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आग के पास बैठकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड पड़ गई थी, तो बूढ़ा हम सबको देखकर बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत जाने ली हैं। वो ऐसे ही किसी को रास्ते पर रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पर होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, वो उसको कहाँ से पता, उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की, सुना है। रास्ते में जा रहे थे और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि यही वजह है कि वो रास्ते पर जाने वाले हर एक आदमी को दोषी मानकर उसे अपने झांसे में फंसाकर मार डालती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर पर अकेला है। हम सब एक साथ बोल पड़े तो वो बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यहाँ खेत पर आता हूँ रोज। उस रात भी उस टायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया। आज जैसे तुम लोग बच गए हो, वैसी किस्मत उन सब की नहीं थी। मैं जब पास में गया तो सारे लोग मारे जा चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा था उस टायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे। और उस बूढ़े बाबा का भी, अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी उस मोड़ पर होती। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पर दिखने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेकर वहां से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहां जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुककर पीछे की ओर देखा। वो मोड़ था जहां पर ना जाने कितनी जाने गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रमेश अब शांत है। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप करा दिया है। अब सब पहले जैसा कहाँ था। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए घर कर चुका था रमेश के सीने में, दिमाग में, उसकी आंखों में।
रोज डॉक्टर के चक्कर बंद हो गए। अब तो सबने हार मान ली थी। पर केदार के जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। रमेश आज जैसा है वैसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये बात तब की है जब रमेश एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लांट काफ़ी बड़ा था, जॉब करने वाले लोग भी बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते रमेश भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़कर पक्का मकान बनाया था। रमेश और केदार साथ में आते जाते थे। कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। केदार उसके चाचा का लड़का था, वो पास ही में रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। केदार रमेश से बोला, अरे रमेश, तू कंट्रोल रूम में जा, मैं साइट पर जाकर देखता हूँ सब ठीक तो है ना वहाँ पर। तो रमेश बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान नहीं देते हैं और बॉस हमको गाली देगा, इसलिए खुद से ही जाकर देख लो सब कन्वेयर बेल्ट सही से है ना। इतना बोलकर केदार हेलमेट पहन के साइट पर चला जाता है और रमेश कंट्रोल रूम में आ जाता है। रमेश के कंट्रोल रूम में पहुंचते ही वहां मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी केदार और रमेश के सीनियर हैं, पर रहते दोस्तों जैसे हैं। अरे रमेश बाबू, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। मिश्रा जी, क्या बात है, बहुत खुश हो आज? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? अरे बाबू, मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी कहती है, इसलिए बहुत खुश हूँ यार। बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पर अचानक एक बटन दब जाता है। वहाँ साइट पर केदार जहाँ खड़ा था वहाँ का गर्म डस्ट का चेम्बर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिरने लगती है। केदार भागता है पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेकर दौड़ते हैं पर बहुत देर हो चुकी थी। केदार का पूरा शरीर गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकालते ही उसका गला हुआ शरीर देखकर रमेश बेहोश हो जाता है। केदार के बॉडी से चमड़ी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल रहता है। ऐसे हादसे यहाँ अक्सर होते थे, पर आज ऐसा होगा पता नहीं था। इधर हॉस्पिटल में रमेश को होश आता है। मिश्रा जी और रमेश के घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही रमेश रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ कर दो केदार। काफी दिनों तक केदार का हादसा रमेश भुला नहीं पाता। डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसमुख रमेश अब गुमसुम रहने लगा। प्लांट पर जाता था पर वो बात याद आती तो डर जाता। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहां वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रहे थे। रमेश को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख वो नाइट शिफ्ट पे देख रहा था। रमेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पर गया। यहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला। रमेश संभला तो फिर से हिलना चालू हुआ देखकर विश्वास नहीं हुआ। पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे, ना हवा थी ना भूकंप। रमेश दौड़ता हुआ नीचे आया। सब वाकया अपने साथी को बताया। वो हंसने लगा। डर के मारे रमेश रात भर साइट पर नहीं गया। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी।
आज साइट पर क्लीनिंग चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। आज चांद खुलकर निकला था। रात के कुछ 1 बज रहे होंगे। इस वक्त टी ब्रेक होता है, पर आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में ले लेना ऐसा बोलकर सबको रोक लिया। अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वहाँ का लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया। 5 लोग दबकर मर गए। सबकी चीखें रमेश के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार का साया था, मानो हवा में लटक रहा था। ये देखकर तो रमेश की जुबान सूख गई। वो हिल नहीं पाया। केदार की प्रेत आत्मा का चेहरा देखकर रमेश की आंखों में खून जम गया। केदार की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से हवा चलने लगी। कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया है। इतने में मिश्रा जी वहां आ गए। वो भी आज की शिफ्ट में थे। अब केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उनके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का रॉड आकर लगा। वो वहीं खत्म हो गए। उनके खून से रमेश पूरा गीला हो चुका था। इतने में वहां सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देखकर उनकी भी सांसें रुक गई। उन्होंने रमेश को वहां से उठाया और उसे अंदर लेकर गए। बाद में पुलिस पहुंच गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लग गई थी। वो बहुत गुस्से में था। उस रात शायद रमेश का नंबर था, पर बच गया और बेचारे लेबर मारे गए। मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। रमेश को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब रमेश काम पर ज्यादा नहीं जाता। उसकी डर के मारे नींद उड़ गए थे। उस रोज के बाद से हादसे चालू होने लगे थे प्लांट में। केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रहे थे। मिश्रा जी को भी उसने नहीं छोड़ा। शायद केदार की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानते थे। अब प्लांट बंद है। सुना है वहाँ होम हवन चल रहा है। पूरा 7 दिन का चला पूजा पाठ और उसके बाद भी वो काम ना हो सका। कुछ दिन बाद ही मालिक की अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने मारा। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा अभी तक। रमेश अब पागल सा हो चुका है। कुछ बोलता नहीं। डर हमेशा उसकी आंखों में होता है, मानो उसने खुद की मौत देखी हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।